हाँ, प्रियंका जी अभी से लगी रहें तो 2024 में कुछ ठीक कर सकते, लेकिन जोगी जी अकेले मीटिंग करने की हैसियत में कहीं नहीं है। वो मोदी जी के पीछे पीछे जाते हैं। मोदी जी को हटाकर थोड़ी रैली कर लें तो उन्हें समझ में आ जाए कि उनकी जमीन कहाँ है। मोदी जी जोगी को ठिकाना लगाकर छोड़ेंगे। बिना टेंडर का तो कागजे का होता है। इस लूट की सीबीआई जांच होनी चाहिए। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सभा में केवल काला बाल दिख रहा है लाखों की संख्या में। और वो जब हिलोरे ले रहा है ना, तो उत्तर प्रदेश की बुनियाद हिल रही है। वक्त बताएगा ईवीएम मशीन। नमस्कार, मैं हूं हरिओम द्विवेदी और आप देख रहे हैं द NH Zero। तो आज हम बात, जैसे कि आपको पता है, हम हर जिले में जाके विधानसभाओं को कवर कर रहे हैं, हर जिले की रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच अगर उस जिले का कोई बड़ा नेता या कुछ उस जिले का चर्चित सदस्य आप तक पहुंचता है, मतलब उसकी कोई जानकारी है या वो कोई चर्चा में है, तो हम आप तक पहुंचाते हैं। इस कड़ी में आज हमसे बात करने के लिए एक ऐसे लीडर हमारे साथ है जिन्होंने 13 साल की उम्र में क्रांतिकारी कदम उठाया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री को उन्होंने काले झंडे दिखाए थे और आज उनकी उम्र 60 वर्ष, लगभग 60 वर्ष है और आज भी वो उनके तेवर वैसे ही हैं। और हम उनसे आज बात करने के हमारे साथ हैं राम इकबाल सिंह जी। स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। इनसे हम बात करेंगे। इन्होंने राम इकबाल इस वक्त अभी जो चर्चा में है, ये इनको आमतौर पर बलिया में बीजेपी को मजबूत करने के लिए जाना जाता है। पिछले 40 सालों से या 4 दशक की बात करें, लगभग 4 दशक से वहां पर बलिया में बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन अब इन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी से किनारा करते हुए समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। सर, सपा में ऐसे ही फैसला है कि आप जो 4 दशक की तपस्या, फिर एकदम समाजवादी पार्टी की तरफ आने का रुख? उसके कई कारण है। मेरे सम्मान पर बहुत जबरदस्त ठेस लगा। मैं बचपन से बहुत स्ट्रगल किया। मैं 17 वर्ष बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाई की, उससे ज्यादा राजनीति की। मैं गलती नहीं करता था। मैं पूरे भारत से ब्लैक लिस्टेड आज भी हूँ, सारी शिक्षण संस्थाओं से। अच्छा। जस्टिस रस्तोगी कमीशन ने, जिसमें 2 हाई कोर्ट के जज लोग थे और दिल्ली विश्वविद्यालय के सिटिंग वाइस चांसलर थे। बड़ा आंदोलन हुआ था। यूनिवर्सिटी 3 बार साइनेडाई हो गई साल भर में। तो उसमें मेरा जिले में प्रवेश भी निषेध 6 महीने के लिए कर दिए थे लोग। मैंने उसको तोड़ा और मैं 36 दिन बाद हाई कोर्ट से के आदेश पर बाहर निकला। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के लगभग 2 लाख पेशेंट भर्ती कराए होंगे 17 साल में, और 38,000 यूनिट रक्तदान कराया। सुभाष चंद्र बोस जयंती धूमधाम से आज भी मनाता हूँ। बलिया में तो उतना ब्लड नहीं ले पाते हैं, फिर भी 15-20 किलोमीटर की पद यात्रा कराता हूँ हजारों लोगों का, और 50, 60, 100 लेते हैं, ब्लड बैंक भर जाता है। लेकिन BHU मेडिकल कॉलेज बहुत पुराना है। उस समय गोरखपुर में भी मेडिकल कॉलेज नहीं था। तो हमने पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में अपनी पहचान बनाई सेवा के माध्यम से। अब 2002 में आपने विधानसभा चुनाव जीता था। जो विधानसभा चिकलहर थी, छिलकहर विधानसभा से 2002 में इन्होंने बीजेपी के टिकट से जीता था। उसके बाद परिसीमन के बाद वो विधानसभा जो है टूट गई थी। उसके बाद अलग अगर बात करें बलिया में वर्तमान में 7 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 5 बीजेपी के पास हैं और 2 एक समाजवादी पार्टी के पास है और एक बसपा। इस बार क्या लग रहा है सर? इस बार तो समाजवादी पार्टी बलिया जिला की गठबंधन सपा और सुभाषपा, ये 7 सीट जीत जाएंगे। 7 सीट में दावे के साथ कह रहा हूँ। जो लोग देश में सुन रहे हो हमसे पूछ सकते हैं गणना के दिन। 7 सीट क्लीन स्वीप। इसकी वजह इसकी वजह यह है ना कि सरकार ने कुछ काम नहीं किया है। सरकार ने एरोगेंसी फैलाया, तनाव पैदा किया। सरकार ने तो सीधी लड़ाई भाजपा और सपा घोषित कर दी। उसके पीछे कारण क्या था? आजम खां जैसे राजनीतिज्ञ, मैं 5 साल विपक्ष में उनके साथ भूमिका निभाया हूं। एक बेस्ट पार्लियामेंटेरियन आजम खां साहब थे। ठीक है, उन्होंने विश्वविद्यालय बनाया, समाज के लिए बनाया। अगर कहीं से सरकारी जमीन उसमें चली गई या किसी की, तो उस जमीन का मुआवजा ले लिया जाता या उतनी
बिल्डिंग गिरा दी जाती, लेकिन जेल में डालना एफआईआर करा करके सब परिवार। इसने मुस्लिम ध्रुवीकरण बीजेपी के खिलाफ कर दिया है सीधा सीधा, और सीधी लड़ाई में बीजेपी हार जाएगी। आप परिणाम देखिएगा। अगर लड़ाई त्रिकोणात्मक रहती, बसपा भी थोड़ा सर उठाने में रहती, तो कुछ मुस्लिम वोट बटता। लेकिन मुस्लिम तो संकल्प ले लिए हैं कि जो भी वोट होगा हम गठबंधन को देंगे। इस बार कहा जा रहा है कि आप मान रहे हैं कि आमने सामने की लड़ाई है, लेकिन इस बार कहा जा रहा है जिस तरह से कांग्रेस लगातार प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सक्रिय हैं, कहा जा रहा है कि एक जो महिलाओं के लिए उन्होंने बात की है उनकी उनकी बात हो रही है, और जो मायावती कहा जा रहा है उनका जो बेस वोटर है, जो कोर वोटर है, ये लोग मिलके मामले को ऐसा तो नहीं त्रिकोणी या चतुष्कोणी बना सकते हैं। देखिए, प्रियंका जी की कोशिश अच्छी है, लेकिन प्रियंका जी की कोशिश चुनाव के दहलीज पर, उनके पास बारिश हो रही है लेकिन मेड़ नहीं है कि पानी रुके। वो पानी उनके यहाँ नहीं रुकना है, कोई वोट खराब नहीं करेगा। हाँ, प्रियंका जी अभी से लगी रहे तो 2024 में कुछ ठीक कर सकती है। 24 में जी, अब मेरे को लगता है कि वो लोग 2024 की कसरत कर रहे हैं। अभी तो भीड़ अगर आप देखिए तो खासकर एंटी बीजेपी रैलियों में, जैसे कि अगर आप सपा की रैली देखें या फिर कांग्रेस की देखें, दोनों में रिकॉर्ड भीड़ इकट्ठा हो रही है। देखिए, सपा और कांग्रेस में आने में भीड़ में अंतर है। 1,000 बस जोगी जी लगा रहे हैं, लेकिन जोगी जी अकेले मीटिंग करने की हैसियत में कहीं नहीं है। वो मोदी जी के पीछे पीछे जाते हैं। मोदी जी को हटाकर थोड़ी रैली कर लें तो उन्हें समझ में आ जाए कि उनकी जमीन कहाँ है। मोदी जी का दूसरा पर्सनालिटी है, उस पर चर्चा नहीं करूंगा। तो ये सवाल राज्य का है। हाँ, इस बार तो बीजेपी जो है, फोकस तो राज्य का तो है, लेकिन बीजेपी तो आगे अब फेस तो मोदी ही हो रहे हैं। नहीं, मोदी भी कह चुके हैं कि जोगी का ही चेहरा है, तो जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। और जोगी जी ने जो काम किया है, जैसे अभी आपने कहा कि भीड़ बहुत इकट्ठा हो रही है, तो भीड़ अखिलेश यादव जी से ज्यादा कहाँ इकट्ठा हो रही है। मैं वही कह रहा हूँ, एंटी बीजेपी की रैली हुई है। आप पूरी भीड़ में देखिएगा, मैं रोज देखता हूँ वीडियो, सफेद बाल नहीं दिखता है, सारा काला बाल। ये बेरोजगार हैं, जिनसे वादा किया गया था नौकरी और रोजगार देने का, और मनरेगा मजदूरों की संख्या को नौकरी गिना देते हैं। जोगी जी की इतना नौकरी दिया। सरकार का तो दावा है कि सबसे ज्यादा नौकरी ने 4 लाख। सरकार ब्लूप्रिंट क्यों नहीं जारी करे कि किस पद पर किस जिले में कितना कितना दिया है। ये झूठ बोलने की एजेंसी, संत होकर के झूठ बोलना पहली बार सुना हूं मैं। ब्राह्मण का भी छात्र जीवन से हम लोग आदर करते थे। पंडित जी आ गए, उठकर खड़ा होना, उनको खाना ले आना, उनके लिए हम लोग कच्ची हम लोगों के नहीं खाते थे, पक्की पूड़ी उड़ी बनवा कर खिलाना, ये हम लोगों का संस्कार था। लेकिन संत झूठ बोले। मेरे भी अध्यात्म गुरु हैं लोग, बाबा कीनाराम जी का आश्रम और हथियाराम महाराज, जो हथियाराम पीठ है, सिद्ध पीठ है, डॉक्टर भवानी नंदन यदि जी से मैं गुरुमुख हूँ। वो पीएचडी हैं और साधक हैं, 8 घंटा पूजा करते हैं। उन्होंने तो हमसे कहते हैं, विधायक जी, जो साधु नेता हो गया ना, वो साधु नहीं रह जाता है। वो पूजा कब करता है? वो तो तिकड़म दिन भर कर रहा है। तो असत्य बोल करके जनता को गुमराह करने का समय चला गया है। जितना धोखा बेरोजगारों ने खाया है, यह अपने आप में मील का पत्थर है। कहाँ नौकरी मिली है, किस विभाग में मिली है? स्वास्थ्य विभाग के सारे पद खाली है। मेरे जिले में 5 वर्ष में हेल्थ मिनिस्टर से हम लोग 300 लगा कर प्रतिमंडल ले आकर मिले थे कि एक न्यूरो सर्जन दे दीजिए बलिया में, एक कार्डियो का डॉक्टर दे दीजिए। आज तक नहीं गया। गायनिक का डॉक्टर नहीं है। सामुदायिक जिला अस्पताल की बात कर रहा हूँ, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का तो भगवान मालिक है। एक एमबीबीएस डॉक्टर बैठा है, वो एमबीबीएस डॉक्टर फोड़ा का भी ऑपरेशन नहीं कर सकता है। आखिर पद भरे रहते तो जनता की हेल्थ की पोजीशन नहीं रहती। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में सारे लेक्चरर और प्रोफेसरों का पद खाली है। कहाँ भरा, नौकरी दिया? बाबुओं का पद खाली है, बैंकों में पूरा खाली है। 2 आदमी बैंक चलाता है कंप्यूटर पर, 2 आदमी बैंक चलाता है, और उन बैंकों का भी निजीकरण करते जा रहे हैं। अब पूंजीपति घर से ही ऑनलाइन काम ले रहा है अपने अधिकारी कर्मचारियों से। सारा माल उसका बच रहा है, ऑफिस का एसी, गाड़ी का टीएडीए, फ्यूल का खर्च सब बच रहा है।
जो भी कुछ कर्मचारी अधिकारी हैं वो घर से वर्क कर रहे हैं। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बीजेपी की भागम भाग जारी है और सब यही कह रहे हैं कि मोदी जी भी कह रहे हैं कि यूपी के लिए योगी उपयोगी है। आपको क्या लगता है? आखिर योगी जी, मोदी जी क्या कहें? मोदी जी का सबसे प्रिय आईएएस जिसकी 2 साल नौकरी थी, ए के शर्मा जी, और उनको उन्होंने भेजा, इसीलिए भेजा, उनकी सोच सही थी कि ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करेगा वो, सीनियर आईएएस है। लेकिन योगी जी ने उन्हें मिनिस्टर तक नहीं बनाया। राज्यपाल महोदय से जो मैं सुना था, राज्यपाल महोदय से उन्होंने कहा कि वो तो राज्य मंत्री भी बनाने योग्य नहीं है, और उन्होंने मिनिस्टर नहीं बनाया, मिनिस्ट्री का एक्सटेंशन नहीं की। तो योगी जी किया भी, तब फिर शामिल नहीं किया, लास्ट में भी किया तो उसके बाद शामिल नहीं किया। हाँ, तो मोदी जी कितने खुश होंगे। मोदी जी का मैं स्वभाव जानता हूँ, मोदी जी का स्वभाव जानता हूँ, उसको भारत के किसान भी लोग जान गए हैं। वो कितने खुश होंगे। मोदी जी जोगी को ठिकाना लगाकर छोड़ेंगे। अच्छा, आप ये फिर आप कह रहे कि अगर बात हम करते चलो इससे इधर थोड़ा, जैसे कोरोना की बात करें, अगर हम कोरोना महामारी दूसरी लहर आपने भी देखी, हमने भी देखी, बहुत चारों तरफ त्राही त्राही टाइप की मची रही। तो सरकार का दावा है कि यूपी ही नहीं विदेशों में भी योगी के मैनेजमेंट का डंका बज रहा है। आपने भी देखा है स्थिति को? देखिए, कहीं डंका नहीं बज रहा है, ये मीडिया मैनेजमेंट है। ये जो मीडिया हिंदुस्तान की जो चौथा स्तंभ है, इसको विज्ञापनों ने खत्म कर दिया। ये पूंजीपतियों की रखेल हो गई है। आप युवा लोग हैं, आपके मन की बात नहीं आ सकती है, आपकी सोच पर्दे पर। ये पूंजीपतियों पर अरबों रुपया खर्च किया जा रहा है, जनता का पैसा गलत संदेश देने के लिए। गंगा नदी में, बलिया में सैकड़ों लाशें ऊपर हुई थी, ये कहां से आई? कोरोना में छटपटा कर मरे हैं लोग। 2-4 दिन लास्ट में जब कोरोना खत्म हो रहा था तो वेंटिलेटर पहुंचे, वेंटिलेटर नहीं था छोटे जिलों पर, लोग जमीन पर लेटा करके मुंह से फूंक करके हवा दे रहे थे। आपने नहीं देखा? बच्चे मुंह में कोरोना के अपने पिता को फूंक रहे हैं, पत्नी फूंक रही है, ऑक्सीजन दे रहे हैं मुंह खोलकर। इससे खराब दिन कभी आएगा? लेकिन मार्केटिंग क्या की जा रही है, हद है। इतना असत्य बोल करके अपनी जनता को गुमराह करना, मुझे लगता है कि किसी भी राष्ट्रभक्त को शोभा नहीं देता। तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, जिस तरीके से बाहर मामले मिल रहे हैं, कहा जा रहा है यूपी और सरकार दावे कर रही है कि यूपी में व्यवस्था सब टाइट है। हमें तो नहीं लगता कि यूपी में व्यवस्था कहीं टाइट है। यूपी के किसी अस्पताल में बुखार का और जुखाम का तो दवा ही नहीं मिलता, एंटी रेबीज इंजेक्शन ही नहीं रह गई है, तो कैसे तीसरी लहर का मुकाबला कर लेंगे? इनके पास 25 डॉक्टर है राज्य सरकार में, 25 सूची जारी कर दें जो प्राइवेट प्रैक्टिस न करते, जो अपने घर पर दुकान नहीं चला रहे हैं। इनका कंट्रोल कहाँ है? इनका प्रमुख सचिव स्वास्थ्य का बिना टेंडर का करोड़ों रुपया की दवा खरीद लिया, कागज पर, कागज पर, बिना टेंडर का तो कागजे का होता है। इस लूट की सीबीआई जांच होनी चाहिए। केवल शब्दों की बाजीगरी, मीडिया को मैनेज कर दिया अदानी और अंबानी ने। ये सरकार जोगी और मोदी की कम, अदानी और अंबानी की ज्यादा है। तो 2022 में, अगर 2022 से आमतौर पर यूपी में आप पिछले 4 दशक से यूपी की राजनीति को इतना बारीकी से देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इस बार भी मुद्दे जो जेन्युइन मुद्दे हैं वो होंगे या फिर जाति धर्म फिर हावी होगा? अभी तो धार्मिक मुद्दे उछाले जा रहे हैं, क्योंकि जेन्युइन मुद्दे तो नाम लेने का इनके पास कोई सोच ही नहीं है। मैं आपसे भी पूछ सकता हूं कि जिसके पास परिवार न हो, बच्चों को फीस न जमा करना हो, उसको कैसी चिंता? बच्चे को कोचिंग न भेजना हो, कोचिंग की फीस रोज आकर बच्चा सर खड़ा करा दिए, ये दर्द कैसे ले समझ सकते हैं? शिक्षा का दर्द, इतनी महंगी शिक्षा हो गई प्राइवेट में, और सरकारी शिक्षा तो मनरेगा मजदूर पैदा कर रही है। रोजगार की वही नौकरी की हालत है। अब किस मुंह से कहोगे कि नौकरी देंगे? एक विभाग का उदाहरण आपको दे दें। एक जल शक्ति मंत्रालय मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसमें 600 जेई का पद निकला था, इस समय महेंद्र सिंह जी देखते हैं, और 200 एई का पद निकला था।
वो ऑनलाइन विज्ञापन ही नहीं आया उसका, लड़के ढूंढते रह गए। आप पता करिए, प्रेस के आदमी हैं। फिर पता चला कि जो ठेकेदार जो एनजीओ वाले को दिया गया है, वो 5-5 हजार रुपया लेकर फार्म दे रहा है। तो 5-5 हजार रुपया लेकर फार्म दिए हैं लोग, और एई पर 3 लाख रुपया लिया है और जेई पर 2 लाख रुपया लिया है, और 3 साल का ही है। 3 साल बाद फिर बाहर कर देंगे उसको, फिर वो ओवरेज हो जाएगा, फिर भिखारी की तरह से देश में घूमेगा, वो भी मुट्ठी भर लोग। कहाँ नौकरी दिया इन्होंने, सारे बाबुओं का पद खाली है। इन्हें बेरोजगारी सिखा देंगे। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सभा में केवल काला बाल दिख रहा है लाखों की संख्या में। और वो जब हिलोरे ले रहा है ना, तो उत्तर प्रदेश की बुनियाद हिल रही है। वक्त बताएगा ईवीएम मशीन पर। ईवीएम मशीन पर वक्त बताएगा। ईवीएम पर तो सवाल उठते रहते हैं। ईवीएम पर सवाल उठाने वाले उठाते रहते हैं। वो राजनीति, जब कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो वो एक मुद्दा चला दिया जाता है, लेकिन हकीकत वो नहीं है। इस बार सरकार कह रही है कि हमने तो जब कोरोना महामारी में कुछ नहीं था तब हमने लोगों को राशन खूब बांटा है, अभी भी बांट रहे हैं और मार्च तक एक्सटेंशन कर दिया है उसका। आन का दही, आन का घी, चापो चापो बाबाजी। बाबाजी मतलब जिसको दे रहे हो, ठीक है। ये किसानों की मेहनत की कमाई है। किसान के उत्पाद की लागत नहीं दे रहे हो, लेकिन उसे आप खैरात में बांट रहे हैं। और खैरात में आप 85% आदमी को बांट रहे हैं महीने में 2 बार। 21% आदमी गरीबी रेखा के नीचे है। फिर 85% को क्यों दे रहे हो? मतलब साफ है कि 85% को अकर्मण्य बना दो कि खेती बाड़ी न करे, मजदूरी न करे। और जब अकर्मण्य हो जाएगा तो अंबानी और अदानी अपनी मशीन लेकर भारत की कृषि पर कब्जा कर लेंगे। उनको अकर्मण्य बनाना है, उनके श्रम शक्ति को समाप्त करना है। उनको 1 किलो तेल, 1 किलो चीनी, थोड़ा मसाला, एक चीज की और कमी रह गई। पूरे लॉकडाउन भर शिव जी और का मंदिर, हिंदुओं के मंदिर, मुसलमानों की मस्जिद और ईसाइयों के गिरजाघर बंद रहे, और सिखों के गुरुद्वारे। लेकिन शराब की दुकानें खुली रही उत्तर प्रदेश में, इसलिए कि महात्मा यहाँ मुख्यमंत्री है, संत मुख्यमंत्री है, और बिहार में गृहस्थ मुख्यमंत्री है, शराब बंद कर रखा है। थोड़ा सोचिए, उस जमाने को बीटेक ग्रेजुएट हैं जेपी मूवमेंट के पहले से, और यहाँ शराब बेचा जाता है। 32,000 करोड़ की शराब नवंबर तक बेची जा चुकी है, और इस साल 2200 दुकानें ज्यादा खोली गई। हम अपनी पीढ़ी को क्या परोस रहे हैं? एक तरफ मुफ्त का खाद्यान्न दे रहे हैं, दूसरे तरफ शराब पिला रहे हैं। मेरी इनको ईश्वर सद्बुद्धि दे, जब इतना कर ही रहे हैं तो प्रति यूनिट 1-1 लीटर शराब भी दोनों बार दें ये, ताकि जनता खा पी करके और वैसे ही मर जाए जैसे खटमल खून पी करके मर जाता है। अकर्मण हो जाएगा तो मर जाएगा। ये वोट के लिए दे रहे हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए थोड़े दे रहे हैं। उनको लगता है कि वोट में तब्दील हो जाएगा, वोट में नहीं तब्दील हो जाएगा। वो सब कह रहे हैं कि कोनो घरे से देत हुआ, ये तो वोट खातिर देत होने तना मन बेवकूफ है। ये गांव में आवाज निकल रही है जबरदस्त। 2022 में अगर बात करें तो आप कह रहे हैं कि उपयोगी योगी नहीं अखिलेश होगी 2022 में। 2022 में 22 शकील है ही अखिलेश जी की। जोगी जी के नाम पर कहाँ चुनाव हुआ था? आप बलिया में साइकिल दौड़ाएंगे? जोगी जी के नाम पर चुनाव हुआ रहता तो यूपी में बीजेपी सत्ता में नहीं आई रहती पिछले बार भी, क्योंकि एक सामान्य वर्ग में भी एक बड़ा वर्ग वोट ही नहीं करता, और वो फिर इस बार नहीं करने जा रहा। अच्छा, 100% कर सकता। अगर बलिया की बात करें तो बलिया में इस बार क्या माने कि आपका टिकट लगभग फाइनल है? अब ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर है। अब मैं कार्यकर्ता हूँ, टिकट मांगना मेरा फर्ज है, टिकट देना उनका अपना विषय है। आप बलिया के किस विधानसभा से टिकट मांगते हैं? वैसे तो मैं टिकट हमसे मांगना है तो बलिया सिटी से, सदर नगर से। जी, तो इस बार ये जरूर कह सकता हूँ कि 7 सीट समाजवादी पार्टी और सुभाषपा को जाएगी गठबंधन। इस बार सुभाषपा अगर जैसे बात करें, पिछली बार समाजवादी पार्टी को 37% वोट मिले थे पूरे जिले में बलिया में, और लगभग 34% वोट बीजेपी को थे पूरे जिले में, और उसमें और जो 3-3.5% सुभाषपा का था।
तो इस बार वो जो सुभाषपा सपा के साथ है, आप कह रहे हैं कि वो जो पूरा स्थिति इस बार बीजेपी को कटेंगे भी और सपा सुभाषपा बहुत ज्यादा ग्रोथ करेगी, 7 सीटें जीतेगी। 2 विधानसभा छोड़कर सुभाषपा 5 विधानसभा पर 20 से लेकर 30,000 वोट भाजपा को दी थी। वोट माइनस हो गया सीधा सीधा। जी, तो हम आपके अब थोड़ा पॉलिटिक्स से थोड़ा इधर चलते हैं। आपने अभी आपका नाम जैसे है ना बड़ा अजीब सा है कि जैसे राम, मतलब जैसे हमने अगर किसी ने पहली बार नाम सुना है राम इकबाल से, तो राम इकबाल मतलब अपने आप में मतलब ये तो गंगा जमुनी तहजीब नाम ही इसका जो है। ये नाम मेरे नाना जी रखे थे जी, और वो कहते थे कि हिंदू मुसलमान का संगम होगा कभी इस पर, इसलिए मेरे नाम में राम भी है और इकबाल भी है। और ईश्वर एक ही होता है। समझदारों का अपना अपना अलग अलग पूजा पद्धति है, लेकिन ईश्वर तो एक ही है। जैसे सूर्य एक है, चंद्रमा एक है, जल एक है, भूमि एक तरह की है। तो इसमें निश्चित रूप से रियल धर्मनिरपेक्षता मेरे नाम में है और मेरे काम में भी है। मैं इंसाफ के लिए ही जाना जाता हूँ। जुर्मी कितना भी ताकतवर होगा, रामपाल सिंह लोकतांत्रिक तरीके से बचपन से खड़े होते आए हैं। तो कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी ने जो जैसे आपको इंसाफ पसंद है, तो बीजेपी ने आपके साथ जो आपका योगदान है, जो आपका त्याग है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हाल के वर्षों में बीजेपी ने आपके साथ वैसा इंसाफ नहीं किया जैसा कि आपके साथ होना चाहिए था। माननीय अटल जी, आडवाणी जी, आदरणीय कल्याण सिंह जी, राजनाथ सिंह जी, कलराज मिश्र जी की जो भाजपा थी, वो तो भाजपा है ही नहीं थी, आउटसोर्सिंग वाली भाजपा। जैसे निवेश के लिए सारे अफसर, उद्योगपति और नेता दौड़ रहे हैं विदेश, वैसे ही ये लोग दूसरे पार्टी से जितनी भी रिजेक्टेड माल है ले आकर के और जाति पैजामा कुर्ता सिलवा करके लोकतंत्र को रंगना चाहते हैं। जितना जातिवाद हिंदुस्तान में कोई नहीं किया होगा, उससे बड़ा जातिवाद भारतीय जनता पार्टी ने किया। और उन लोगों को भी मिनिस्टर बनाया जो अयोध्या में शौचालय बनवा रहे थे, जिनके पिता शौचालय बनवा रहे थे, उन लोगों को सांसद बनाया ले आकर के। कुछ बचा है क्या? तो विचारधारा की तो पार्टी रही नहीं गई है। अब वो मैनेजमेंट की पार्टी है, किसको मैनेजमेंट कर ले आओ। लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, उसका ये धर्म है कि जो लाखों लोग आजादी की लड़ाई में शहीद हुए, 100 बरस से ऊपर संघर्ष हुआ है, तब ये देश आजाद हुआ, फिरंगियों से मिला हमें। उस कुर्बानी को याद रखें और लोकतंत्र को ताकत दें। यही कारण था। वो कितना विनम्र लोकतंत्र था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपना एमएलए देकर राज्यसभा में भेजे। उनको हाउस में रहना चाहिए। वो एक वक्त था। डॉक्टर अंबेडकर को भी उन्होंने भेजा कि एक बड़ा आदमी है, इनको राज्यसभा में रहना चाहिए, कानून मिनिस्टर भी बनाया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, जो जनसंघ के संस्थापक थे, उनको उन्होंने मिनिस्टर बनाया अपनी गवर्नमेंट में। ये बड़े मन से देश चल रहा था, लेकिन अब संकीर्णताओं की जाल में फंस गया है। अब बड़े बड़े लोग लड़कों पर कमेंट करते हैं, शोभा नहीं देता है। लोकतंत्र जो परिपक्व होना चाहिए था, अब अपरिपक्व भारत में होता जा रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि अटल और आडवाणी जी की जो भाजपा थी, अब मोदी और शाह की भाजपा जो है बिल्कुल अलग है। देखिए, मोदी जी और शाह जी की भाजपा बिल्कुल अलग है। अटल और आडवाणी जी से। अटल जी में तो भारत नहीं समाता था, तो वर्ल्ड लेवल के पर्सनालिटी थे। वो दया के सागर भी थे और करगिल में शेर की तरह गर्जना भी थी उनमें। विनम्रता और दृढ़ता के सागर थे। शालीनता और सीना तान कर खड़ा होने की, एटॉमिक विस्फोट में साहस भी दिखाया उन्होंने। नेता देश का ऐसा ही होना चाहिए। तो ये हमारे साथ थे राम इकबाल सिंह जी, जो बलिया के पूर्व भाजपा विधायक हैं, जो अभी तक जिनको कि बलिया में भाजपा का कद्दावर नेता माना जाता रहा है। बीते दिनों इन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है। अब इनका कहना है कि अब इस बार अब बीजेपी नहीं, बलिया में अगर बलिया की बात करें तो बलिया में किसी सीट पर इस बार बीजेपी का कमल नहीं खिलेगा। इस बार सिर्फ 22 में बाइसिकल ही दौड़ेगी। आपका हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। तो आप लोग देखते रहिए द NH0 अधिक अपडेट के लिए, और हम आप तक चुनाव से जुड़ी सारी सब खबरें आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे।